किंग हेनरी 22 अप्रैल 1509 से अपनी मृत्यु तक इंग्लैंड के राजा थे। राजा हेनरी 8 का जन्म 28 जून 1491 को ग्रीनविच में हुआ था। वे हेनरी 7 और यॉर्क की एलिजाबेथ के दूसरे बेटे थे। वे अपने बड़े भाई प्रिंस आर्थर की मृत्यु के बाद 1502 में सिंहासन के उत्तराधिकारी बने और 1509 में सफल हुए। अपनी युवावस्था में वे एथलेटिक और अत्यधिक बुद्धिमान थे। वे अच्छी फ्रेंच, लैटिन और स्पेनिश बोलते थे, बहुत धार्मिक थे। जब वे शिकार करते थे तो प्रतिदिन 3 बार प्रार्थना सभा सुनते थे। उन्हें शिकार करने का बहुत शौक था और वे कभी भी 8 या 10 घोड़ों को थकाए बिना इस मनोरंजन को नहीं करते थे। उन्हें टेनिस का भी शौक था। राजा हेनरी की विद्वत्तापूर्ण रुचियों में पुस्तकें लिखना और संगीत दोनों शामिल थे और वे कलाओं के एक उदार संरक्षक थे। वे कई वाद्ययंत्रों के एक निपुण वादक और संगीतकार थे। राजा हेनरी ने इंग्लैंड के संविधान में आमूलचूल परिवर्तन किए, शाही शक्ति का विस्तार किया और पोप की सर्वोच्चता के विरोध में राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत की शुरुआत की। उन्होंने असमति को दबाने के लिए अक्सर राजद्रोह और विधर्म के आरोपों का इस्तेमाल किया और जिन लोगों पर आरोप लगाया गया, उन्हें अक्सर बिना किसी औपचारिक सुनवाई के बिल ऑफ अटेंडर का उपयोग करके मार दिया जाता था। उन्होंने अपने कई राजनीतिक लक्ष्यों को अपने मुख्यमंत्रियों के माध्यम से हासिल किया, जिनमें से कुछ को उनके पक्ष से बाहर होने पर निर्वासित कर दिया गया या मार दिया गया। राजा हेनरी के समकालीन उन्हें एक आकर्षक, शिक्षित और निपुण राजा मानते थे। उन्हें अंग्रेजी सिंहासन पर बैठने वाले सबसे करिश्माई शासकों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है और उनके शासनकाल को अंग्रेजी इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। वे एक लेखक और संगीतकार थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनका वजन बहुत अधिक हो गया और उनका स्वास्थ्य खराब होता गया। हेनरी ने नौसेना में भी निवेश किया और इसके आकार को 5 से बढ़ाकर 53 जहाज कर दिया। हेनरी के शासनकाल के दूसरे हिस्से में इंग्लैंड और राजशाही के बाद के इतिहास के लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हावी थे, उत्तराधिकार और प्रोटेस्टेंट सुधार, जिसके कारण चर्च ऑफ इंग्लैंड का गठन हुआ। 10 मई को अपने पिता के दफन के बाद हेनरी ने अचानक घोषणा की कि वह वास्तव में कैथरीन से शादी करेगा। वह जानता था कि राजा का कहना है कि यह उसके पिता की अंतिम इच्छा थी कि वह कैथरीन से शादी करे। हेनरी की कैथरीन से शादी मामूली थी और 11 जून 1509 को ग्रीनविच में फायर्स चर्च में हुई थी। अपने राज्याभिषेक के 2 दिन बाद हेनरी ने अपने पिता के 2 सबसे अलोकप्रिय मंत्रियों रिचर्ड एम्पसन और एडमंड डुडले को गिरफ्तार कर लिया। उन पर उच्च राजद्रोह का आरोप लगाया गया और उन्हें मार दिया गया। हेनरी से शादी करने के तुरंत बाद कैथरीन गर्भवती हो गई। उसने 31 जनवरी 1510 को एक मृत लड़की को जन्म दिया, फिर अपने 2 बच्चों को खोने के बाद, लेकिन फरवरी 1516 में एक लड़की मेरी को जन्म दिया। हेनरी और कैथरीन के बीच संबंध तनावपूर्ण थे, लेकिन मैरी के जन्म के बाद वे थोड़े कम हो गए। कैथरीन ऑफ एरागॉन से अपनी शादी के दौरान हेनरी ने कैथरीन की नौकरानी मैरी बोलिन के साथ संबंध बनाए। 1516 से शुरू होकर लगभग 3 साल तक उनकी रखेल एलिजाबेथ ब्लाउंट रहीं। ब्लाउंट ने जून 1519 में हेनरी के नाजायज बेटे हेनरी फिट्जरॉय को जन्म दिया। जब हेनरी कैथरीन द्वारा अपने मनचाहे पुरुष उत्तराधिकारी को जन्म देने में असमर्थता से और अधिक अधीर हो गए, तो वे मैरी बोलिन की बहन एनी बोलिन, जो उस समय रानी के दल में 25 वर्षीय एक करिश्माई युवती थी, पर मोहित हो गए। हालांकि एनी ने उन्हें बहकाने के उनके प्रयासों का विरोध किया और अपनी बहन की तरह उनकी रखेल बनने से इनकार कर दिया। ये विकल्प हेनरी फिट्जरॉय को वैध बनाना था, जिसके लिए पोप की भागीदारी की आवश्यकता होगी और इसे चुनौती दी जा सकती थी। कैथरीन की बेटी मैरी की जल्द से जल्द शादी कर देना और सीधे तौर पर विरासत में पोते की उम्मीद करना, लेकिन ऐसा माना जाता था कि हेनरी की मृत्यु से पहले मैरी गर्भवती नहीं हो सकती, या किसी तरह कैथरीन को अस्वीकार कर देना और बच्चे पैदा करने की उम्र की किसी और से शादी कर लेना। संभवतः तीसरी एनी से शादी करने की संभावना को देखते हुए 34 वर्षीय हेनरी के लिए अंततः यह सबसे आकर्षक संभावना थी और जल्द ही राजा की यह तीव्र इच्छा बन गई कि अब 40 वर्षीय कैथरीन से उनकी शादी को रद्द कर दिया जाए। 1 साल बाद कैथरीन को दरबार से निर्वासित कर दिया गया और उसके कमरे एनी बोलिन को दे दिए गए। एनी अपने समय के लिए असामान्य रूप से शिक्षित और बौद्धिक महिला थीं और प्रोटेस्टेंट सुधारकों के विचारों में गहरी रुचि रखती थीं और उनमें संलग्न थीं। वह जल्द ही गर्भवती हो गई,
और 25 जनवरी 1533 को लंदन में दूसरी शादी समारोह हुआ। 23 मई 1533 को क्रैनमर ने डंस्टेबल प्रीरी में एक विशेष अदालत में निर्णय सुनाते हुए, जो कि राजा की कैथरीन ऑफ एरागॉन से शादी की वैधता पर फैसला सुनाने के लिए बुलाई गई थी, हेनरी और कैथरीन की शादी को अमान्य घोषित कर दिया। 5 दिन बाद 28 मई 1533 को क्रैनमर ने हेनरी और एनी की शादी को वैध घोषित कर दिया। कैथरीन को औपचारिक रूप से रानी के रूप में उनकी उपाधि से वंचित कर दिया गया और इसके बजाय आर्थर की विधवा के रूप में राजकुमारी विधवा बन गई। उनकी जगह एनी को 1 जून 1533 को रानी का ताज पहनाया गया। रानी ने 7 सितंबर 1533 को थोड़ा समय से पहले एक बेटी को जन्म दिया। हेनरी की मां यॉर्क की एलिजाबेथ के सम्मान में बच्चे का नाम एलिजाबेथ रखा गया। रानी एनी फिर से गर्भवती हो गई। जब हेनरी 3 की दुर्घटना की खबर रानी तक पहुंची तो वह सदमे में चली गई और लगभग 15 सप्ताह के गर्भ में एक पुरुष बच्चे का गर्भपात हो गया। 17 मई 1536 को हेनरी और एनी की शादी को लैम्बेथ पैलेस में आर्कबिशप क्रैनमर ने रद्द कर दिया और आरोपी पुरुषों को मार डाला गया। एनी की फांसी के अगले दिन 45 वर्षीय हेनरी की सगाई सीमोर से हुई, जो रानी की महिला इन वेटिंग में से एक थी। 10 दिन बाद उनकी शादी हो गई। किंग हेनरी की तीसरी पत्नी जेन है, जिसने एक बेटे को जन्म दिया, प्रिंस एडवर्ड, भविष्य का एडवर्ड 6। जन्म मुश्किल था और रानी जेन की मृत्यु 24 अक्टूबर 1537 को एक संक्रमण से हुई और उन्हें विंडसर में दफनाया गया। हेनरी की चौथी पत्नी क्लेव्स की एनी थी, जो एक जर्मन राजकुमारी थी और इंग्लैंड की रानी पत्नी थी, हालांकि उसे ताज नहीं पहनाया गया था। 1540 में केवल 6 महीने के लिए, 6 जनवरी से 9 जुलाई तक। हेनरी ने उसे फ्लैंडर्स घोड़ी के रूप में संदर्भित किया होगा और यह लेबल अटक गया है। उसे राजा की प्यारी बहन की उपाधि दी गई थी और वह हेनरी और उसके बच्चों की आजीवन मित्र थी। क्लेव्स की एनी हेनरी 8 की सबसे बड़ी जीवित बेटी मैरी की ही उम्र की थी। वह राजा और उसकी सभी अन्य पत्नियों से अधिक जीवित रही। 16 जुलाई 1557 को चेल्सी ओल्ड मैनर में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का सबसे संभावित कारण कैंसर था। उसे 3 अगस्त को वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया था। किंग हेनरी की 5वीं पत्नी कैथरीन हॉवर्ड थी, जिसे कैथरीन भी लिखा जाता था। वह लॉर्ड एडमंड हॉवर्ड और जॉयस कल्पेपर की बेटी थी, जो एनी बोलिन की चचेरी बहन थी। उसने 28 जुलाई 1540 को सरे के ओटलैंड्स पैलेस में उससे विवाह किया, एनी से उसकी शादी के रद्द होने के सिर्फ 19 दिन बाद। वह 49 वर्ष के थे और वह अभी भी किशोरी थी, लगभग 16 से 18 वर्ष की। हेनरी को थॉमस कल्पेपर के साथ उसके कथित व्यभिचार के बारे में बताया गया। नवंबर 1541 में कैथरीन को रानी के रूप में उसकी उपाधि से वंचित कर दिया गया और व्यभिचार करने के लिए राजद्रोह के आधार पर फरवरी 1542 में उसका सिर कलम कर दिया गया। किंग हेनरी 8 की छठी और अंतिम पत्नी कैथरीन पार थी। वह कैंडल के सर थॉमस पार और उनकी पत्नी मॉडग्रीन की बेटी थी। पार ने हेनरी को उनकी बेटियों मैरी और एलिजाबेथ के साथ मिलाने में मदद की। 1543 में तीसरे उत्तराधिकार अधिनियम ने उन्हें एडवर्ड के बाद उत्तराधिकार की पंक्ति में वापस डाल दिया। उसी अधिनियम ने हेनरी को अपनी वसीयत में सिंहासन के आगे के उत्तराधिकार को निर्धारित करने की अनुमति दी। जीवन के अंतिम वर्षों में किंग हेनरी मोटापे से ग्रस्त हो गए। उनकी कमर की माप 54 इंच थी और उन्हें यांत्रिक उपकरणों की मदद से इधर-उधर ले जाना पड़ता था। वे दर्दनाक, मवाद से भरे फोड़े से भरे हुए थे और संभवतः गाउट से पीड़ित थे। उनके मोटापे और अन्य चिकित्सा समस्याओं का पता 24 जनवरी 1536 को हुई घुड़सवारी दुर्घटना से लगाया जा सकता है, जिसमें उनके पैर में घाव हो गया था। हेनरी के मोटापे के कारण 28 जनवरी 1547 को व्हाइटहॉल के महल में 55 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। हेनरी की मृत्यु के बाद उनके एकमात्र जीवित पुत्र एडवर्ड 6 ने उनका उत्तराधिकारी बनाया। चूंकि एडवर्ड उस समय केवल 9 वर्ष का था, इसलिए वह सीधे शासन नहीं कर सकता था। इसके बजाय हेनरी की वसीयत में 16 निष्पादकों को एक रीजेंसी काउंसिल में सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था, जब तक कि एडवर्ड 18 वर्ष का नहीं हो जाता। निष्पादकों ने एडवर्ड सीमोर, हर्टफोर्ड के प्रथम अर्ल, जेन सीमोर के बड़े भाई, जो एडवर्ड की मां हैं, को लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ द रीम चुना। वसीयत के प्रावधानों के अनुसार, यदि एडवर्ड निःसंतान मर जाता है, तो सिंहासन मैरी,
हेनरी अष्टम की कैथरीन ऑफ एरागॉन की बेटी और उसके उत्तराधिकारियों को मिलना था। यदि मैरी की संतान असफल हो जाती है तो ताज हेनरी आठ की बेटी एलिजाबेथ, एनी बोलिन और उसके उत्तराधिकारियों को मिलना था। अंत में, यदि एलिजाबेथ का वंश विलुप्त हो जाता है तो ताज हेनरी अष्टम की मृतक छोटी बहन मैरी, ग्रे के वंशजों को विरासत में मिलना था। इस प्रकार हेनरी की बहन मार्गरेट ट्यूडर के वंशज स्टुअर्ट, स्कॉटलैंड के शासक, उत्तराधिकार से बाहर हो गए। यह प्रावधान अंततः तब विफल हो गया जब मार्गरेट के परपोते, स्कॉटलैंड के जेम्स 1603 में इंग्लैंड के राजा बन गए। एडवर्ड 6 ने स्वयं वसीयत की अवहेलना की और जेन ग्रे को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। किंग हेनरी को अपने पिता से एक विशाल भाग्य और समृद्ध अर्थव्यवस्था विरासत में मिली जो मितव्ययी थे। इस भाग्य का अनुमान 1,250,000 है जो आज 375 पाउंड मिलियन के बराबर है। तुलनात्मक रूप से हेनरी 8 का शासनकाल आर्थिक रूप से लगभग आपदा था। उन्होंने चर्च की भूमि पर कब्जा करके शाही खजाने को बढ़ाया, लेकिन उनके भारी खर्च और कुप्रबंधन की लंबी अवधि ने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। हेनरी 8 ने इंग्लैंड के इतिहास पर एक जटिल विरासत छोड़ी, जिसमें चर्च ऑफ इंग्लैंड, रॉयल नेवी की स्थापना और वेल्स और आयरलैंड का विलय शामिल है। उनके शासनकाल ने देश की राजनीति, धर्म, समाज और संस्कृति को भी बदल दिया। धर्म ने चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की और ईसाई धर्म का चेहरा बदल दिया। पहला है सैन्य। उन्होंने रॉयल नेवी की स्थापना की और थेरोएन और टूर्ने पर कब्जा करने सहित फ्रांस के खिलाफ सैन्य जीत का नेतृत्व किया। दूसरा है राजनीति। 1535 और 1542 के वेल्स अधिनियमों के साथ वेल्स को इंग्लैंड में मिला लिया। 1542 के क्राउन ऑफ आयरलैंड अधिनियम के साथ आयरलैंड के राजा के रूप में शासन करने वाले पहले अंग्रेजी सम्राट बने। तीसरा है संस्कृति। उनके निजी जीवन और वैवाहिक नाटकों ने कई पीढ़ियों की कल्पना को मोहित कर दिया। उनका शासनकाल विवाद, संघर्ष और सामाजिक उथल-पुथल से भरा रहा। चौथा है परिवार। उनकी बेटियों मैरी और एलिजाबेथ को ट्यूडर का ताज विरासत में मिला। एलिजाबेथ अंग्रेजी इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक बन गई। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं।